hydrogen, a highly inflammable gas. The disaster. नमस्कार दोस्तों, 3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे हिडनबर्ग नाम के जहाज ने करीब 62 सफल उड़ानें भरने के बाद अपनी 63वीं यात्रा में हिडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दरअसल हिडनबर्ग जहाज को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के ट्रांसअटलांटिक क्रॉसिंग के दूसरे पर लेक न्यू जर्सी के लिए टेक ऑफ करता है। इसमें टोटल 97 लोग थे, जिसमें कि 30 पैसेंजर थे और 31 क्रू मेंबर थे। आसमान का टाइटैनिक कहा जाता था। इतना बड़ा जहाज मतलब कि प्लेन नहीं है, बल्कि हिडनबर्ग एयरशिप था, जो कि 35 से 40 सेकंड में जलकर खाक हो गया। इसमें सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं। इसी वजह से इसकी तुलना टाइटैनिक से की जाती थी। खैर, टाइटैनिक तो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था, लेकिन हिडनबर्ग ने करीब 62 सफल उड़ानें भरी थीं। हालांकि अपनी 63वीं यात्रा में हिडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक तो केवल एक ही बार में अटलांटिक ओशियन में डूब जाता है, लेकिन हिडनबर्ग 62 सफल और सुरक्षित उड़ानें भरी थीं। आसमान का टाइटैनिक इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि जहां टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी, तो हिडनबर्ग की लंबाई टाइटैनिक से केवल 28 मीटर ही छोटा था। इसीलिए हिडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काई कहा जाता था। नाजी जर्मनी की शान कहे जाने वाली एयरशिप अंदर से बहुत ही आलीशान था, इसीलिए इसे टाइटैनिक से कंपेयर भी किया जाता था। और आज करीब 500 साल पहले इसका एक टिकट लगभग $450 का हुआ करता था, जो कि आज के ज़माने से करीब $4000 के आसपास होता है। 6 मई 1937 शाम के करीब 7:25 पर जर्मन हवाई पोत LZ-129 हिडनबर्ग न्यू जर्सी में नेवल एयर स्टेशन लेकहर्स्ट एयर स्टेशन पर लैंड होने वाला होता है। क्योंकि 3 दिन के लंबे सफर के बाद वो दिन आ चुका था जो हिडनबर्ग एयरशिप स्टेशन को इंतजार था। इसे आम फ्लाइट के जैसा लैंड नहीं किया जाता था। इसे लैंड कराने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। 6 मई को हिडनबर्ग की लैंडिंग एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक था। बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हुए थे। लेकहर्स्ट एयर स्टेशन पर इसका फिल्म भी किया जा रहा था, लेकिन उस दिन मौसम भी खराब होता है, जिसकी वजह से पहली बार में यह एयरशिप लैंड नहीं कर पाया। कंट्रोल रूम से उसे थोड़ी दूर के लिए तूफान से दूर जाकर आसमान में ही उड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि एयरशिप की लैंडिंग बहुत मुश्किल होती थी। जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की इजाज़त मिली और हिडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइट की ओर बढ़ चला। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि हवा का रुख हिडनबर्ग एयरशिप के खिलाफ होने लगा। ऐसे में 2 रास्ते थे। पहला ये कि हवा के रुख के साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में और ज़्यादा देर हो जाती। वही कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए हवा के रुख के खिलाफ लैंडिंग करने का फैसला किया। तभी एक जोरदार धमाका होता है और मात्र 35 से 40 सेकेंड में इतना बड़ा एयरशिप पूरा तरह से खत्म हो जाता है। इतना बड़ा डिजास्टर पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। इसमें जो लोग ट्रैवल करते थे वो काफी ही रिचेस्ट हुआ करते थे। एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जांच शुरू हुई तो कुछ बातें सामने निकल कर आई। पहली गलती, कुछ थ्योरी ऐसी है कि इस तगड़े मोड़ की वजह से हिडनबर्ग में लगे स्टील के तारों में से पिछले हिस्से के कुछ तार टूट जाते हैं। उन्होंने एक गैस चेंबर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस गैस चेंबर से गैस लीक होना शुरू हो गई। लैंडिंग साइट के पास पहुंचने से कुछ ही देर पहले कैप्टन ने नोटिस किया कि एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुक रहा है, जबकि लैंडिंग के वक्त एयरशिप को बैलेंस रखना जरूरी होता है। बैलेंस करने के लिए कई सारे क्रू मेंबर को एयरशिप में आगे की तरफ आने को कहा गया, ताकि पीछे वजन कम करते हुए एयरशिप को बैलेंस किया जा सके। दूसरा थ्योरी ये बताई जाती है कि जब एयरशिप आसमान में तूफान का सामना कर रहा था, उस वक्त आकाशीय बिजली से उसका बाहरी हिस्सा और अंदर का एल्युमिनियम से बना ढांचा पर बिजली गिर जाता है। जब रस्सियां नीचे फेंकी गईं तो शुरुआत में वह सूखी थी,
इसीलिए करंट का सीधे धरती से संपर्क नहीं हुआ। मौसम खराब था जिसके चलते थोड़ी देर में रस्सियां गीली हो गईं और एयरशिप के एल्यूमिनियम के ढांचे का सारा करंट धीरे धीरे धरती में चला जाता है। अब अंदर ढांचे का करंट 0 था, लेकिन बाहरी हिस्सा अभी भी करंट से चार्ज था। इसीलिए एयरशिप में आग लग गई और सब मारे गए। लेकिन अभी भी यह कोई एक्सपर्ट कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि ये इतना बड़ा धमाका आखिर हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उस समय उतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। जहां आज के मुकाबले अगर कोई भी प्लेन क्रैश करता है तो उसके FDR से पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये क्रैश हुआ तो हुआ कैसे, जिसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ह्यूगो एक्नर के मदद से टाइटैनिक एयरशिप कहे जाने वाले के सारी बातें पता चली कि इस एयरशिप के कैप्टन ने मौसम खराब होने के कारण LZ-129 को अचानक से मोड़ दिया था, जिसके वजह से हिडनबर्ग में लगे स्टील के तारों में से पिछले हिस्से के कुछ तार टूट जाते हैं और उन्होंने एक गैस को डैमेज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस गैस चेंबर से गैस लीक होना शुरू हो गई, क्योंकि हिडनबर्ग को लैंड करते वक्त कुछ बिजली एयरशिप पर आके गिरा था, जिससे कि हाइड्रोजन गैस लीक होने की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते 25 से 40 सेकेंड में सब खत्म हो गया। इस एयरशिप में काफी मात्रा में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें 16 गैस चेंबर थे, जिसमें करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी। इस एयरशिप में ऊपर की तरफ गैस के चेंबर होते थे और लोगों के बैठने की व्यवस्था और क्रू मेंबर का केबिन होता था, जहां उस दिन हिडनबर्ग की आग में जल गई पूरी एयरशिप इंडस्ट्रीज। हिडनबर्ग हादसे से पहले तक दुनिया में एयरशिप काफी मशहूर हुआ करती थी। कई कंपनियां एयरशिप बनाती थी और ऑपरेट करती थी। हालांकि हिडनबर्ग हादसे के बाद लोगों और अधिकारियों को इस गलती का एहसास हुआ कि जिस हाइड्रोजन गैस की मदद से ये एयरशिप उड़ते हैं वह बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होती हैं। हिडनबर्ग हादसे के बाद लोगों का भरोसा भी एयरशिप से उठने लगा। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एयरप्लेन की भी शुरुआत होने लगी। नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते पूरी एयरशिप इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। तो अभी हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर ऐसे ही ऐतिहासिक भरी वीडियो और मिस्ट्री से भरी वीडियो देखने को जरूर मिलते रहेंगे।